हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसकी शुरुआत की थी और हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी ली थी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमने रासायनिक अभिक्रिया के दो हिस्से देखे थे। एक हिस्सा अभिकारक होता है और दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होती है? जब हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके जो अभिकारक हैं, उसके जो उत्पाद हैं, उन्हें तत्व और उनके यौगिकों को हम उनके भौतिक अवस्थाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो होती है रासायनिक समीकरण। आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है और रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी अभिकारक एवं उत्पाद को इसके साथ तत्वों को उनके प्रतिरूपों के रूप में उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ निरूपित किया जाता है। भौतिक अवस्थाओं से यहाँ तात्पर्य है ठोस, द्रव्य, गैस। यानी हम जो भी अभिकारक ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया लोहा, तो लोहा कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। और जब लोहा वायुमंडल में उपस्थित हवा अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो अब जब अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यही है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को हम दो प्रकार से लिखते हैं। देखिए आप, रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है शब्द समीकरण और दूसरा क्या है? सूत्र समीकरण। शब्द समीकरण एक विस्तृत रूप होता है जिसमें हम उस यौगिक को या उस तत्व का पूरा नाम लिखकर समीकरण को लिखते हैं। और सूत्र समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया का एक छोटा अर्थात संक्षिप्त रूप होता है जिसमें अभिक्रिया को छोटे से शब्दों से प्रतीकों के साथ लिखते हैं। आगे देखिए आप, मैंने दो उदाहरण लिए हैं। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नीचे आप देख सकते हैं मैंने मैग्नीशियम का प्रतीक लिखा Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक लिखा O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रासायनिक यौगिक है उसका सूत्र लिखा MgO। अब दोनों में देखिए कौन सा इजी है। ऊपर देखोगे तो ये काफी विस्तृत रूप है और नीचे हम देखेंगे सूत्र रूप में तो ये संक्षिप्त रूप है। ये जो हमने समीकरण लिखी है इसे हम बोलेंगे शब्द समीकरण और यहां हमने लिखा सूत्र समीकरण। तो आप देख सकते हैं कि शब्द समीकरण इजी है या सूत्र समीकरण? सूत्र समीकरण इजी होती है क्योंकि हम सूत्रों के माध्यम से समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं। हमें दोनों समीकरणों का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। और जब मैंने आपको बेसिक करवाया था तो मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम, उनकी प्रतीक भी लिखाए थे। उसके साथ ही जब हमने रासायनिक यौगिक पढ़े थे तो मैंने आपको विभिन्न रासायनिक यौगिकों के बारे में जानकारी दी थी, उनका नाम, उनका सूत्र कैसे बनता है। तो वो सब चीज़ें हमारे इस विज्ञान का जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें काम आएगी। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अच्छा, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, सबसे अच्छा रहेगा। हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैंने अभी क्या लिया, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया में किसके साथ करवाई? ऑक्सीजन के साथ यानी हवा के साथ करवाई। तो यहाँ पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करना, ये हिस्सा हमारा क्या है? अभिकारक, और ये हिस्सा हमारा क्या है? उत्पाद। अभिकारक में मैग्नीशियम की बात करूं तो कितना परमाणु है? एक परमाणु
और ऑक्सीजन के पास तो कितने परमाणु हैं? 2। देखो आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ये अभिकार होता है इसका, ध्यान रखिए। हम उत्पाद की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का कितना परमाणु है? 1। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? आप देख सकते हैं यहाँ 1। इन दोनों हिस्सों को जब आप देखेंगे, एक साइड अभिकारक एक साइड उत्पाद, तो यहाँ पर परमाणु की संख्या हो गई 3 और यहाँ परमाणु की संख्या क्या हो गई 2। हमें यहाँ पर तत्व के रूप में भी देखना है कि इंडिविजुअल उस तत्व के पास, उस तत्व के स्वयं के पास कितने परमाणु हो रहे हैं। ठीक है, योग के साथ हम देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 थे, यहाँ कितने हो गए 2। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी से हम समझ सकते हैं कि भाई हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। अब आप इसको इस बात से समझ सकते हैं, 9वीं कक्षा में हमने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नियम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसका मतलब क्या होगा? जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान कहाँ रहेगा? बाद में रहेगा। अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि सर क्या यहाँ पर तो हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है, पहले अलग है बाद में अलग है, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि पहले और बाद में परमाणु पहले और बाद में, पहले और बाद में द्रव्यमान समान रहना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि तत्व के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान रहनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि भाई महत्व क्या है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। जैसा मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान को न तो आप बना सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, एक साइड उत्पाद है और एक साइड अभिकारक है, तो उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ द्रव्यमान को लेकर बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे दूसरे शब्दों में क्या बात की गई है कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया, आप देख सकते हो मैंने क्या कहा, परमाणुओं की संख्या क्या रहनी चाहिए? समान। अब यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी विधि यूज करनी है ताकि हम इन परमाणुओं की संख्या को समान कर सकें। तो इसके लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि का नाम है, मैं लिख देता हूँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। ध्यान रखना है आपको, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। आपसे बोर्ड परीक्षा के अंदर 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को किस विधि से हल किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? हिट एंड ट्रायल विधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।